दोस्तों, हिमांक डिफेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने बताया था कि जो आधुनिक भारत का इतिहास खत्म हो गया है और अभी हम मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको पता है, आपने जब भारत का इतिहास पढ़ा होगा, मध्यकालीन इतिहास, उसमें आपको पता होगा जो मीर कासिम था, वो मीर कासिम अरब शासक, उसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था और आपको पता होगा जो सिंध प्रांत है उसको जीता था। ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। तो हरियाणा पर जब मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे तो तुर्कों ने हरियाणा पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तुर्क शासक जो सुबुतगीन है उसने हरियाणा पर सबसे पहले अटैक किया था और आपको पता होगा उसने जयपाल के साथ एक लड़ाई भी लड़ी थी 985 ईस्वी में। उसके बाद में तो जो सुबुतगीन का जो पुत्र था मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर 2 बार आक्रमण किए थे। टोटल आपको पता होगा 1000 से 1026 तक जो मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें से 2 हरियाणा में महत्वपूर्ण थे। आपको पता ही होगा 1009 में और 1014 में। ठीक है, ये दोनों आक्रमण महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो मोहम्मद गजनवी था उसका पौत्र, ठीक है, आपको पता होगा मसूद नाम सुना होगा, फिर उसका बेटा मदूद, और आपको पता होगा उसके बाद में मोहम्मद गौरी भी भारत में आक्रमण करने के लिए आ गया था। ठीक है, तो उसका हम एक एक करके क्रम से देखते हैं क्या क्या घटनाक्रम था। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था। हरियाणा के भूभाग पर पहला आक्रमण सुबुतगीन ने किया था। यह दोस्तों आपको याद रखना है, सुबुतगीन ने सबसे पहले आक्रमण किया था। यह कहाँ का शासक था, कौन सा था? तुर्क शासक था ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में ये टाइम कौन सा था? 10वीं सदी के आसपास, 10वीं सदी की ये स्टोरी है जब इन्होंने आक्रमण किया था। आपको पता होगा दोस्तों 986 में जयपाल और सुबुतगीन के बीच क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी। ठीक है, लड़ाई हुई थी और उसमें क्या हुआ था? एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी कर दी थी। जयपाल को जब पराजित कर दिया तो जो सुबुतगीन था वो पेशावर तक आ गया था। कहाँ तक? पेशावर तक कब्जा कर लिया। तो दोस्तों आपको पता है जो हरियाणा की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम में, और जो पेशावर है उसकी स्थिति भी उत्तर पश्चिम में पड़ती है। उसका आगे किसका नंबर था? हरियाणा का था। आगे हम बात करते हैं जो सुबुतगीन था, सुबुतगीन के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? महमूद गजनवी था और इसने 1000 से 1026 तक दोस्तों 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। ये आपको जरूर याद रखना है। और उसमें से 2 बार हरियाणा पे किया था। हरियाणा पे कितनी बार? 2 बार किया था। हम इसको देख लेते हैं कब कब किया है। एक तो किया दोस्तों 1009 ईस्वी में थानेश्वर में, 1009 में थानेश्वर में, और दूसरा जो आक्रमण किया था 1014 में कहाँ पे? शाहबाद के निकट मारकंडा के तट पर, मारकंडा नदी के तट पर थानेश्वर में। ये दूसरा अटैक था इनका। और आपको पता होगा जब भारत जो ये 1009 में आक्रमण हुआ था तो भारत का ये 6ठा आक्रमण था। भारत पर 6ठा आक्रमण था। ये आपको याद रखना है। आपसे सीधा उठा के पूछ लेंगे कि जब मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था
1009 में थानेसर पर, तो उसका भारत में कौन सा आक्रमण था? छठा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमारे को क्या याद रखना है? जब थानेसर पर अटैक हुआ था उस समय पर शासक कौन था? तोमर वंश का जयपाल। दोस्तों ये जरूर याद रखना है, तोमर वंश का जयपाल यहाँ का शासक था। और उसके बाद में जब पुनः आक्रमण हुआ था तो आपको पता होगा क्या प्रभाव पड़ा था? जो चक्कर स्वामी की जो प्रतिमा थी उसको ले गया था। और उसके बाद में क्या किया था? विष्णु मंदिर का भंजन किया था। ये दोस्तों याद रखना है, दो काम किए थे, एक तो चक्कर स्वामी की प्रतिमा को ले गया था और दूसरा विष्णु मंदिर को क्या किया था? भंजन यानी तोड़ा था। ये कांस्य की थी भाई, जो चक्कर स्वामी प्रतिमा थी कांस्य की। इसके बाद में आपको पता है इसका जो मोहम्मद गजनवी था इसका दरबारी कवि था कौन सा? अल बरूनी इसका क्या था? अल बरूनी इसका एक कवि बोलते हैं इसको। मोहम्मद गजनवी का कवि था अल बरूनी, और उसने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, किताब उल हिंद। कौन सी लिखी थी? किताब उल हिंद। और उसमें इसने क्या बताया था? जो थानेसर है, क्या बताया था? थानेसर को हिंदुओं की पवित्र हिंदू केंद्र बताया था भाई, पवित्र हिंदू केंद्र बताया था इसको, थानेसर को। इसको आपको याद रखना है। और आपको पता है जब इन्होंने अटैक कर दिया था उसके बाद भी 1021 तक जयपाल यहाँ शासन करता रहा। तो दोस्तों एक बार थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं इसका, जो मध्यकालीन इतिहास है। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यही निकल सकता है, जो हरियाणा पर सबसे पहले आक्रमण किन्होंने किया था? देखो भारत की बात करेंगे तो वो किया था अरबों ने। इसने किया था अरबों ने 712 ईस्वी में, इसने मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, ये याद रखना है। उन्होंने सिंध प्रांत को जीता था। लेकिन हरियाणा के भूभाग की बात हो गई तो पहला आक्रमण तुर्क शासकों ने किया था, और जो तुर्क शासक था सुबुक्तगिन ने किया था। ठीक है, और 986 में दोस्तों जयपाल और सुबुक्तगिन के बीच में लड़ाई हो गई थी। ठीक है, और आपको पता है ये 10वीं सदी की बात है, और टाइम इसमें दिया हुआ है 986 ईस्वी में। जब सुबुक्तगिन और जयपाल का झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसमें पेशावर तक कब्जा किसने कर लिया था? सुबुक्तगिन ने। ठीक है, उसके बाद में सुबुक्तगिन का जो बेटा था महमूद गजनी ने एक छोटा अफगान क्षेत्र में एक छोटा प्रांत से गजनी शासन की शुरुआत की थी। और आपको पता होगा मोहम्मद गजनी ने भारत में, ये हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में 1000 से 1026 तक 17 बार आक्रमण किए, और 17 बार जो आक्रमण हुए थे उसमें से 2 आक्रमण हरियाणा का जो थानेसर है वहां पे हुए थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1009 में पहला आक्रमण। आपसे ये पूछ सकते हैं हरियाणा पर मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 1009 में। और अगर टोटल भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं उसकी क्रम संख्या क्या थी? छठवां, यानी छठा आक्रमण था। और जब यहाँ पे मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था तो ये हरियाणा में किसका रूल था? तोमर वंश का। और तोमर वंश का जो जयपाल था वो यहाँ पे रूल कर रहा था। अभी बात करते हैं दूसरा आक्रमण की। 1014 ईस्वी में शाहबाद के निकट मारकंडा नदी के तट पर थानेश्वर में क्या किया था? दूसरा आक्रमण किया था। और यहाँ पे क्या घटनाक्रम हुआ था? एक चक्कर स्वामी की कांस्य प्रतिमा थी, एक तो ये, और दूसरा विष्णु जो मंदिर था उसका भंजन किया था। और आपको पता होगा जब यहाँ से चला गया था हरियाणा से आक्रमण करके, उसके बावजूद भी 1021 तक जयपाल यहाँ का शासक बना रहा था। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं गजनवी के उत्तराधिकारी की, यानी कि गजनवी के उत्तराधिकारी की।
जो गजनवी के उत्तराधिकारी कौन था? मसूद था। सबसे पहले तो यह याद रखना, कौन था? मसूद। और जो है मसूद था, ये गजनवी का क्या था? पोता, पोतर, ठीक है, उसका पोता था, यानी कि बेटे का भी बेटा था मसूद। और मसूद ने हरियाणा पे कहाँ आक्रमण किया? 1037 में आसी पर आक्रमण किया दोस्तों। कहाँ पे? आसी पर आक्रमण किया था। और आपको पता होगा ये हरियाणा पर इनका पहला आक्रमण था। और इसमें आपको पता होगा कुमार पाल था, उसको पराजित कर दिया था भाई। किसको हराया था इसने? कुमार पाल को। कुमार पाल को हरा के आसी पर अधिकार किया इसने, मसूद ने। यह आपको याद रखना है। इसके बाद जब उसने आसी पर आक्रमण किया, उसके बाद उसने सोनीपत पर चढ़ाई शुरू की, ठीक है। और जो सोनीपत पर आक्रमण करके थानेसर तक क्या किया? अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया था। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे, जो बाद का जो समय था उसमें समस्त हरियाणा पे गजनी के शासक मसूद का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। मसूद के बाद में दोस्तों इसका बेटा था मादूद। कौन था? मादूद। मादूद, इसको हम क्या याद रखेंगे? इसने हरियाणा में 1043 ईस्वी पर आक्रमण किया। 1043 में क्या किया? आक्रमण। यह आपको याद रखना है। और इसमें आपको पता होगा तोमर शासक था दोस्त। और उसका क्या नाम था? कुमार पाल ने यहाँ पे चौहान और परमार शासकों से मदद ली थी। चौहान और परमारों से क्या ली थी? मदद ली थी। और इसने क्या किया? मादूद को पछाड़ दिया, यानी मादूद को हरा दिया। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये घटनाक्रम था इसका। और आपको बता देता हूँ, महमूद गजनवी का जो शासन था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। और जो 1081 में गजनी का शासक इब्राहिम था, 1081 में गजनी का शासक इब्राहिम था। आपको ये याद रखना है, जिसने हरियाणा पर आक्रमण किया था। एक बार और देख लेते हैं। देखो दोस्तों, हमने सुबुतगिन की बात की, उसके बेटे की बात की, मोहम्मद गजनी की। मोहम्मद गजनी का जो पोता था, गजनी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे? मसूद और मादूद। यहाँ पे जो उसका पोता था मसूद ने 1037 में आसी पर आक्रमण किया दोस्तों। और कुमार पाल ने आसी पर जो कुमार पाल को तो हरा दिया था, और उन्होंने क्या किया? आसी पर अधिकार कर लिया था। और जब आसी पर अधिकार कर लिया था तो उन्होंने सोनीपत पर भी आक्रमण किया। और सोनीपत को भी जीत के उन्होंने का जो अधिकार क्षेत्र था वो थानेसर तक पहुंच गया था। थानेसर तक पहुंचने के बाद उसका जो मसूद का जो बेटा था मादूद, 1043 ईस्वी पर किस पे आक्रमण किया था? हरियाणा पे। और आपको पता है जो तोमर शासक था कुमार पाल ने चौहान और परमारों से मदद ली और मादूद को हरा दिया। और आपको बता देता हूं, जब इसको हरा दिया तो 1081 में जो गजनी का शासक था इब्राहिम, उसने लास्ट टाइम कोशिश की थी उस। दोस्तों आपको पता है जो तुर्कों ने हरियाणा पे या भारत पर जब आक्रमण किया था, उसके बाद में हरियाणा में चौहानों का उदय हुआ था। किसका हुआ था? हरियाणा में चौहानों का, ठीक है। राजस्थान से, कहाँ से? राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली की तरफ इनका विस्तार बढ़ रहा था, आपको ये पता होगा। और इनको शाकंभरी चौहान या अग्निकुल चौहान भी कहा गया। आपको ये चीजें याद रखनी है, इनको कहा गया था। इसके बाद में 1139 में जो चौहान शासक था
अर्णो राज ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। ये आपको दोस्तों याद रखना, महाराज धीराज की उपाधि किसने? अर्णोराज ने की थी। ठीक है। और आपको बता देता हूं, जो तोमर राज्य को पूरी तरह इन्होंने समाप्त नहीं किया था, चौहानों ने जो तोमर राज्य है उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था। और आपको पता होगा कि क्या होता है, उस पर अभियान स्थापित करके राज्य के रूप में पराजित कर दिया था खाली। और जो चौहान नरेश था, विग्रहराज चतुर्थ था, उसने क्या किया था, तोमर शासकों को पराजित करके आशी पे और इसके अलावा दिल्ली के जो दुर्ग हैं, दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, जो इस प्रकार जो वास्तविक शासक चौहान हो गए थे, परंतु विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों के पास सामंती अधिकार रहने दिया था। कौन सा अधिकार रहने दिया था? सामंती अधिकार तोमरों के पास रहा था। ये सामंत बन गए थे भाई, इसके चौहानों के। दोस्तों इसमें क्या याद रखना है, हरियाणा में जो चौहानों की स्थिति मजबूत होने लगी थी। आपको पता है जो चौहान थे वो राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली की तरफ आ रहे थे, और उन्होंने जो इनको क्या कहा गया, शाकंभरी चौहान या अग्निकुल चौहान के नाम से भी जाना गया। और 1139 में जो अर्णो राजस्थान ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, और उसके बाद में जो विग्रहराज चतुर्थ था उसने, आपको बता देता हूं, तोमरों को खाली हराया था, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया था। और जो विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को हराने के बाद आशी व हिसार के जो दुर्ग थे उनको अपने अधिकार में ले लिया था। जो सामंती अधिकार थे वो किसके पास छोड़ दिए? तोमरों के पास। दोस्तों हरियाणा में चौहानों के बाद में आपको बता देता हूं, हरियाणा में बादानक आए थे। क्या आए थे? बादानक आपको बता देता हूं, ये अहीर कुल के माने गए हैं। इसके अहीर कुल के माने गए हैं। और आपको पता होगा गुड़गांव, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और राजस्थान में इनका क्या था? अस्तित्व था। ठीक है। और जो बादानक क्या थी, ये अपभ्रंश भाषा शैली थी भाई, अपभ्रंश भाषा शैली थी। ये दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद में आपको पता है जो बादानक का जो उल्लेख है, आपको पता होगा रोहतक से अग्रोहा तथा गग्गर से सतलुज के जो बीच का क्षेत्र है वो किन का माना गया? बादानक का माना गया था। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको पता है जो ये अक्षेत्र था बादानक, इसको बद्दर अक्षेत्र भी कहा गया था। क्या कहा गया था? बद्दर अक्षेत्र भी कहा गया। आप ये चीज ध्यान से रखना है आराम से। और इसके बाद में जो सकल तीर्थ स्रोत था वो बादानकों को कन्नौज तथा हारसपुर के मध्य का निवासी बताया था। कन्नौज और हारसपुर के निवासी बताए थे। कौन? बादानक। और किसने बताए थे भाई? सकल तीर्थ स्रोत था। और ये किसके द्वारा लिखा गया था भाई? सकल तीर्थ स्रोत ये लिखा था सिंह सेन सूरी ने इसको लिखा था। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखो दोस्तों, जब ये हरियाणा में चौहान और बादानक आए थे, इसमें संघर्ष लाजमी था। ठीक है। इनके बीच में संघर्ष हुआ था। और वो संघर्ष कैसे? चौहान शासक अर्णोराज के निधन के बाद इस क्षेत्र में
अराजकता फैल गई। कब फैली? अर्णोराज की मृत्यु के बाद। अर्णोराज की मृत्यु के बाद यहाँ अराजकता फैल गई, अराजकता फैल गई। आपको पता है जब अराजकता फैलती है तो फायदा सब उठाने की सोचते हैं, ठीक है। और इसमें जो गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी, अराजकता लाभ उठाकर बाधानकों ने स्वतंत्र सत्ता बना ली थी। क्या बनाई थी? स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। आपको ये अच्छे से याद रखना है। और 1151 में, 1151 ईस्वी में और विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ और बादानक, इनके बीच में क्या हुआ था? आक्रमण कराया था वह विग्रह राज ने और बादानकों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया था। बादानक इसमें पराजित हुए थे और पराजित होने के बाद में विवश कर दिया था, ठीक है, उनके अंडर या सामंत बने रहने के लिए। और 1182 में, 1182 में पृथ्वीराज तृतीय, 1182 में पृथ्वीराज तृतीय यहाँ का क्या बना था? शासक बना था, ठीक है। 1182 में बादानकों पर फिर आक्रमण किया था इसने। जब यह शासक पृथ्वीराज तृतीय था, उसने फिर पुनः आक्रमण किया था बादानकों पे और यहाँ से पराजय के बाद में सारी की सारी शक्ति थी बादानकों की वो समाप्त हो गई थी। ये हमारे को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पे आक्रमण किया था। दूसरा आपने देखा उसका जो सुपुतगिन के बाद में गजनवी, गजनवी के बाद उसका पुत्र मसूद और उसके बाद उसका बेटा मादूद। उसके बाद में हरियाणा की स्थिति देखी, उसमें दो रूलर और आए, चौहान आए और बादानक आए। और उस समय तक आपको पता है बादानकों को हराकर लास्ट में चौहान जो राज्य शासक थे वो हरियाणा पे काबिज हो गए थे। इसके बारे में आपको पता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो विदेशी शासक में कौन आया था? मोहम्मद गोरी। आपने दोस्तों नाम सुना होगा मोहम्मद गोरी का। आपको पता है जो मोहम्मद गोरी है अफगानिस्तान में, कहाँ पे? अफगानिस्तान में गोर में, गोर एक जगह का नाम है, गोर में एक राज्य स्थापित किया, राज्य स्थापित किया, ठीक है। राज्य स्थापित किया था किसने? मोहम्मद गोरी ने। और मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था, ठीक है। भारत पर कई बार आक्रमण करने के बाद आपको पता होगा जो उत्तर पश्चिम हरियाणा, सॉरी उत्तर पश्चिम भारत में उसने हरियाणा और पंजाब पे कब्जा कर लिया था। आपको मैं बता देता हूँ जो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ, किसके साथ है? पृथ्वीराज चौहान के साथ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आपसे सीधा उठा के पूछ लेंगे भाई जब मोहम्मद गोरी यहाँ पे अटैक किया था शासक कौन था? जब गजनवी ने किया था यहाँ पे शासक कौन था? तो दोस्तों ये याद रखना है, जब गजनवी ने किया था तो तोमर वंश था, जब ये मोहम्मद गोरी आया था तो यहाँ पे चौहान वंश था। दोस्तों ये पूछा गया अतीत में, ये मेरा पर्सनल या व्यक्तिगत जो अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे निकले हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय उस समय पे यहाँ का शासक था जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दो लड़ाई हुई थी दोस्तों। मोहम्मद गोरी के बीच में दो लड़ाई हुई थी। कौन कौन सी थी? एक तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन की प्रथम, तराइन आपको पता ही है, इसको तरावड़ी बोलते हैं आज, तरावड़ी, और ये करनाल में पड़ता है, ठीक है। और दूसरा तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, इसमें आपको पता है दोस्तों ये 1192 में हुई थी और ये 1191 ईस्वी में हुई थी। ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। तो आपको पता होगा यहाँ पे मजबूत स्थिति थी, मजबूत स्थिति कारण आपको पता है जो गोविंद राय था, कौन था? गोविंद राय ने किसकी मदद की थी? पृथ्वीराज चौहान की। गोविंद राय ने प्रथम तराइन के युद्ध में
चौहान की मदद की थी, चौहान की मदद। और इसके बाद में आपको पता है मोहम्मद गौरी को पीछे धकेल दिया था, पीछे धकेल दिया था। उसके बाद में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, आपको पता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी क्या हुआ था, विजयी हुआ था। कौन हुआ था, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, यानी कि जीत गया था मोहम्मद गौरी। और इसमें आपको पता है आशिक वीर जाटो, कौन है, आशिक वीर जाटो। और दूसरा आपको पता होगा रेवाड़ी के तेजपाल, रेवाड़ी के तेजपाल। और मेवात के एमराज, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मदद की थी, आपको पता होगा। उसके बाद में मोहम्मद गौरी के खिलाफ तीन ये क्या हुए थे, तीन अलग अलग विद्रोह भी हुए थे, ये आपको याद रखना है। जब मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, तो आपको पता है यहाँ पर किसका शासन हो गया था, इस पे शासन हो गया था भाई मोहम्मद गौरी का। आशी पर जो अटैक कर रहे थे, इस पे जो विद्रोह का जो मोहम्मद गौरी का जो नेतृत्व किया था मोहम्मद गौरी की तरफ से, वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में आपको पता है यहाँ पे भी ऐबक ने ही इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। इसको जब नेतृत्व करने के बाद जब ये जीत गए थे, तो भारत में गुलाम डायनेस्टी या गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी। किसकी हो गई थी, गुलाम की। आपको पता है मध्यकालीन में सबसे पहले क्या आता है, गुलाम वंश। आपको पता है दोस्तों, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जीत गया और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई थी, तो इसने अपनी पहली राजधानी लाहौर बनाई थी। क्या बनाई थी, लाहौर, लाहौर बनाई थी। और जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें गुलाम वंश आता है प्रमुख। आपको पता है मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो हम इसके बारे में देखेंगे गुलाम वंश, या इसको दास वंश भी बोलते हैं। और जो इसका कार्यकाल है वो 1206 से 1294 तक था गुलाम वंश का। और आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक में तो बता ही रहा हूँ, ऐबक यहाँ का कौन था, गुलाम शासक बना था। और इसकी स्थापना आपको पता है 1206 में हुई थी। और ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, ये मैंने लिख दिया, लाहौर राजधानी बनाई थी। और इसमें आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल वो बहुत कम था, लेकिन 1206 और 10 के बीच में, 1206 से 10 के बीच में मैंने बताया था इसने रूल किया था। तो उस समय तक हरियाणा पे कब्जा कर लिया था भाई इसने, हरियाणा पर कब्जा कर लिया था, यह आपको याद रखना है। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद हरियाणा के हीर अहीर राजपूत और जाटों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और विद्रोह करने के बाद बहुत सारी बाधाएं लेके आए थे। और गुलाम वंश के जो दूसरे शासक थे वो कौन थे, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ये इसका दामाद था भाई, ठीक है, इसकी बेटी का हस्बैंड। और ये शासक कब बना था, 1210 से लेके 36 ईस्वी तक, यानी 26 साल तक इसने शासन किया था। यहाँ पे इसने बदलाव किए थे। आपको पता है जो पंजाब था, पंजाब में कुबाचा, आपने सुना होगा पंजाब में कुबाचा का रूल था। और गजनी के शासक यलदौज, गजनी का शासक कौन था उस टाइम पे, यलदौज। इन्होंने यहाँ पे हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण किया था। लेकिन 1227 में, कब, 1227 में जो कुबाचा था, कुबाचा ने सिरसा पर अधिकार कर लिया था। कुबाचा ने कहाँ पे कर लिया था, सिरसा पर। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। सिरसा पर आक्रमण करने के, यानी सत्ता हासिल करने के बाद घोषणा कर दी। गजनी के शासक यलदौज ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करके कुबाचा को पराजित कर दिया था। यलदौज ने फिर क्या किया, कुबाचा को हरा दिया भाई।
ये ऐसे ही षड्यंत्र चले थे, ठीक है। कोबाचोव पराजित कर दिया और जो जीता हुआ क्षेत्र था गजनी राज्य में शामिल कर लिया था। इसके बाद आगे देखेंगे इल्तुतमिश का जो शासनकाल में जो ग्रंथों में 7 इक्तों का उल्लेख मिलता है, किसका? 7 इक्तों का। और वो कौन कौन से इक्ते थे? आपका दिल्ली था, आसी, ठीक है, और सिरसा, पीपली रेवाड़ी, और आपको नारनौल और पलवल थे। ये आपको रखना याद है, ये क्या थे? 7 उसमें शामिल थे। इसके बाद में जो दिल्ली, आसी और सिरसा है, दिल्ली, आसी और सिरसा, ये बड़े इक्ते थे। क्या थे? ये बड़े इक्ते थे, यानी कि ज़्यादा क्षेत्र था इनके पास। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। इस जो मध्यकालीन इतिहास है वो दूसरी वीडियो में समाप्त कर देंगे। तब तक धन्यवाद।